ओम फर्श पर पड़ा हुआ दर्द से छटपटाता असहाय देखता रहा और डॉक्टर साहिस्ता के सिर पर एलसीडी ने गोली मार दी। परिमल गुप्त रास्ते से सीधे पूछताछ कक्ष में पहुंचने के लिए रसोई से होता हुआ छिपे हुए कमरे में घुसा। दूसरी ओर पूछताछ कक्ष का मुख्य दरवाजा अब दूसरा धक्का सह पाने की स्थिति में नहीं था। एलसीडी ने घायल ओम को कॉलर से पकड़कर दीवार की ओर खींचा और साथ ही डॉक्टर बनना के लिए चारों तरफ देखने लगी। बाहर गलियारे में वीरभद्र आदमी की इमारत में घुसते ही रसोई के दरवाजे से टकराते हुए पीछे गिर गया। परिमल पूछताछ कक्ष में घुसने के लिए पासवर्ड डालकर दरवाजे का ताला खोल रहा था। पूछताछ कक्ष के अंदर जहां एलसीडी परिमल के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ ईंटें गिरी। ओम का खून बुरी तरह से बह रहा था। आदमी ने अंतिम बार जोर से लात मारी और तभी दरवाजा टूटकर गिर गया। कमरे में सभी लोग अंदर आने वाले चेहरे को पहचानते ही दंग रह गए। चेहरा उन आदमियों में से एक था जो ओम की यादों में अंकित थी और इसीलिए स्क्रीन पर भी दिखाई दी थी। यह वह आदमी था जिसे ओम हजारों वर्षों से खोजने की कोशिश कर रहा था। वह अतीत का प्रतीक था जो वर्तमान के सामने सीधा खड़ा समय को चुनौती देने के लिए मूर्त रूप से तैयार था। वह थे परशुराम। उनके चेहरे पर क्रोध और रोष था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी जिनमें कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था और इतने मजबूत हाथ जो पर्वत को भी ध्वस्त कर दे। दूसरी ओर से उनका साथी, जिसे वे सब अश्वत्थामा के नाम से जानते थे, अंदर आया। वीरभद्र ने उसे देखा और तुरंत पहचान गया कि उसने उसे ओम की अश्वत्थामा एवं सुभाष चंद्र बोस की यादों में देखा था। वीरभद्र बुरी तरह डरा हुआ नागेंद्र के कक्ष की ओर भागा। परशुराम ने जैसे ही ओम को देखा, जो एलसीडी द्वारा बंधक था और जिसका खून बह रहा था, उसकी आंखें तीव्र रोष से जल उठी। उन्होंने एलसीडी से ओम को बचाने के लिए अपना धनुष उठाया। तभी ईंट गिरी और दरवाजा खुल गया। एलसीडी के पीछे से परिमल आया। वह परशुराम पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वे एलसीडी को मार पाते, वह भागकर एलसीडी के सामने आ गया और परशुराम पर निशाना साध दिया। अपने आप को परिमल से बचाने के लिए परशुराम का निशाना चूक गया। इसी बीच एलसीडी छिपे हुए कमरे में घुसी और अपने साथ ओम को भी घसीटते हुए ले गई। ओम को बहुत दर्द हो रहा था और उसने पाया कि काफी खून बह जाने के कारण उसके लिए खड़े रहना भी संभव नहीं था। डॉक्टर बनना स्टील की ऑपरेशन वाली मेज के पीछे छिपे यह सब देख रहे थे। परशुराम और परिमल दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई, परंतु इस मुठभेड़ में परिमल एलसीडी एवं ओम को बचाकर निकाल ले जाने में सफल रहा। उसने एलसीडी को दरवाजा बंद करने वाला बटन दबाने के लिए कहा, जिससे वह फिर बाहर से खोला नहीं जा सकता था। एलसीडी ने बटन दबाया और परिमल अंदर घुसने के लिए दरवाजे की ओर भागा। परशुराम जान गए कि यह परिमल पर वार करने के लिए उनके पास आखिरी मौका होगा, इसलिए उन्होंने अपना फरसा निकाला और दरवाजे पर क्रोध में चीखते हुए दे मारा। निशाना सटीक था। जिस ताकत के साथ हथियार फेंका गया था, वह परिमल के 2 हिस्से करने के लिए पर्याप्त था, परंतु उनके प्रहार करने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया और हथियार दरवाजे की दरार के बीच फंसा रह गया। परशुराम दरवाजे की ओर भागे। वह यह जान गए थे कि देर हो चुकी है। परिमल ने गुप्त रास्ते को पार किया और उसके पीछे एलसीडी भी ओम को खींचती हुई जा रही थी। वे रसोई में पहुंचे और गलियारे की तरफ बढ़ते रहे, जो उन्हें नागेंद्र के कक्ष तक ले जा रहा था। उन्होंने वीरभद्र को रसोई के गलियारे की तरफ आते देखा। वह भी उसी स्थान पर जा रहा था जहां वे जाना चाहते थे। वीरभद्र ने भी उन्हें रसोई से हथियारों के साथ बाहर आते देखा। उनकी नजरों का अनुसरण करते ही उसने ओम को देखा, जिसका रिश्ता हुआ खून उनके पीछे निशान बनाता आ रहा था। वीरभद्र यह देखकर स्तंभित खड़ा रहा। उसकी अंतस चेतना ने उसे परिमल पर निशाना साधने के लिए कहा। वह अपने अनुभव से यह जान गया था कि हमेशा अंतस चेतना का पालन करना चाहिए, इसीलिए उसने अपनी बंदूक उठाई और परिमल की ओर तान दी। तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? वह गरजा। उसकी आवाज उस कांच के गलियारे में गूंज उठी। इसके बदले में परिमल ने भी अपना हथियार वीरभद्र की ओर तान दिया। एलसीडी ने हाथ के इशारे से परिमल को उसकी बंदूक नीचे करने के लिए कहा, परंतु परिमल ने मानने से इनकार कर दिया। एलसीडी ने तब धीरे से अपने हाथ से उसकी बंदूक नीचे की। वीरभद्र, हम भी तुम्हारी टीम का हिस्सा हैं। हम इसे नागेंद्र सर के पास ले जा रहे हैं, कृपया साथ चलो। यह घायल कैसे हुआ और नागेंद्र कौन है? वीरभद्र ने आंखें ऊंची करते हुए कहा।
एक आदमी ने हम पर पूछताछ कक्ष के अंदर हमला किया और इसे मारने की कोशिश की। हमने इसे किसी तरह बचा लिया। बाकी कुछ भी बताने के लिए समय नहीं है। हमें अपने बीच की चीजें सुलझाने के लिए पहले एक सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हम एक ही टीम में हैं। मुझ पर विश्वास करो, एलसीडी ने अपने झूठ को छिपाते हुए जवाब दिया। ओम ने एलसीडी का एक एक शब्द सुना, पर उसने कुछ नहीं कहा। बहुत अधिक दर्द के कारण वह बोल नहीं पा रहा था और वह यह भी जानता था कि साथ जान लेने के बाद वीरभद्र उन पर हमला कर देगा। ओम यह भी समझ गया था कि वीरभद्र का इन दोनों कुशल लड़ाकों से जीत पाना संभव नहीं है, इसीलिए उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। वीरभद्र ने कही गई बातों पर सहमत जताते हुए सिर हिलाया और उनके साथ कक्ष की ओर चल दिया। वीरभद्र ने अब ओम को पकड़ रखा था और उसे चलने में मदद कर रहा था। वीरभद्र के साथ बातचीत में जो समय नष्ट हुआ था, उसने अश्वत्थामा एवं उनके बीच की दूरी को घटा दिया था और अब वह उनके बस एक मोड़ पीछे था। परशुराम भाग रहे थे, जिन्हें पूछताछ कक्ष से रसोई तक का लंबा गलियारा पार करना था, जो पूछताछ कक्ष के ठीक पीछे 3 मोड़ दूर था। नागेंद्र ने कक्ष में आखिरी बार स्क्रीन को देखा, यह हिसाब लगाने के लिए कि ओम को यहाँ तक लाने के लिए उन सबको कितना समय लगेगा। तब उन्होंने स्क्रीन को बंद कर दिया और हिसाब लगाया कि वे 3 मिनट दूर हैं। फिर उसने स्क्रीन को एक तरफ सरकाया तो उसके पीछे दीवार पर लगा हुआ कोड से खुलने वाला ताला निकल आया। उसने फिर ताले की स्क्रीन के कीपैड पर कुछ बटन दबाए। अंदर बाहर निकलने वाले दरवाजे की दीवार को छोड़कर तीनों दीवारों में अचानक दरारें उभर आईं। उसने फिर कुछ और बटन दबाए तथा दरारों से चारों तरफ बहुत से दरवाजे निकल आए, जो विभिन्न दिशाओं की ओर अंधेरे रास्तों में खुल रहे थे। जैसे ही दीवारें हटी और दरवाजे दिखे, फर्श की 5 फीट एवं 5 फीट के आकार की टाइल अपनी सतह से नीचे धंस गई और अपने बराबर वाली टाइल के नीचे सरक गई, जिससे फर्श के नीचे छिपी हुई सीढ़ियां सामने आ गई। जी, नागेंद्र ने सुरक्षित तरीके से पुस्तक को खून से सने लाल रंग के कपड़े में लपेट लिया, जिसे फिर एक बस्ते के अंदर कुछ दवाइयों और कुछ अन्य पुस्तकों के साथ छिपा दिया। अब वह परिमल व एलसीडी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उसने कीपैड फिर से स्क्रीन के पीछे छुपा दिया। परिमल और एलएसडी नागेंद्र के कक्ष के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे, जिसकी सुरक्षा 2 सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। वीरभद्र उनके पीछे था, क्योंकि वह अपने साथ ओम का वजन भी ढो रहा था। वह पिछड़ गया था। अश्वत्थामा और परशुराम को उन्हें पकड़ने से रोकने के लिए कोई नहीं था। परिमल ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए कोड डाला, अश्वत्थामा आखिरी बार मुड़ा और अब वह उन्हें देख सकता था। दोनों प्रतिद्वंदी लंबे गलियारे के दोनों किनारों पर खड़े थे, मुश्किल से 30 फीट दूर, और अश्वत्थामा के सबसे पास वीरभद्र था। अश्वत्थामा ने वीरभद्र पर निशाना साधा, जो ओम को पकड़े हुए था, और सतर्कता के साथ परिमल एवं एलएसडी की तरफ बढ़ रहा था। वीरभद्र, एलएसडी और परिमल, जिनकी पीठ अश्वत्थामा की तरफ थी, बिना किसी अंदेशे के खड़े थे, परंतु सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें देख लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। वीरभद्र, एलएसडी एवं परिमल सावधान हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि खतरा कितने पास मरड़ा रहा है। अश्वत्थामा का निशाना अब सुरक्षा कर्मियों की ओर चला गया। जैसे ही उन्होंने एक के सिर में गोली मारी, एक गोली उनके पीछे से आकर दूसरे की छाती में लगी। पीछे मुड़ने पर उन्होंने परशुराम को सफल निशाने के बाद हाथ नीचे करते हुए पाया। इसी बीच परिमल और एलएसडी ने कक्ष में घुसकर अंदर से अपने दुश्मनों पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने इस प्रभाव में कि वह सही लोगों के लिए लड़ रहा है, ओम को दीवार के साथ नीचे लिटा दिया और ओम तथा टीम के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ा। उधर पूछताछ कक्ष में डॉक्टर बन्ना अभिलाष के पास खड़े थे, जिसे परिमल ने तब धोखे से चुपचाप मार दिया था, और फिर डॉक्टर साहिस्ता के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़े। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन अभी दांव पर लगा हुआ है, उनका दुख गायब हो गया। वे अभी जीवित थे, पर कब तक यह नहीं जानते थे। दूर से आती गोलियों की आवाज ने उनके विचारों को भंग कर दिया। उन्हें इमारत की दूसरी तरफ से बचकर निकलने के लिए योजना बनानी थी। उन्होंने सबूत और जमीन पर फैले ओम के खून का सैंपल, एलएसडी का लैपटॉप, ओम की फाइल जिसमें उसके द्वारा प्रयोग किए गए सभी नाम व तस्वीरें थी, इकट्ठे किए और इमारत से चुपके से बाहर निकल गए।
परशुराम द्वारा पहली गोली कंधे में और फिर अश्वत्थामा द्वारा उसकी छाती व पेट में मारने से पूर्व वीरभद्र एक सच्चे सैनिक की तरह लड़ा। वह ओम की गोद में गिर पड़ा और उसे बचा न पाने के लिए क्षमा याचना करते हुए ओम के चेहरे की ओर देखते हुए मर गया। ओम की आंखें आंसू से भर गई। एलएसडी कक्ष के अंदर से चीखती हुई अपनी मुट्ठी जोर से दरवाजे पर मार रही थी, जो ओम एवं वीरभद्र और उसके बीच था। उसने वीरभद्र की ओर देखा और एक अंतिम बार उसे देखने की उसकी इच्छा हुई, परंतु परमल ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह जानता था कि दुश्मन ज्यादा दूर नहीं है। ओम जैसे ही एलएसडी के चीखने की तरफ मुड़ा, उसने अपनी धुंधली नजर से नागेंद्र को परमल और एलएसडी के पास खड़े देखा। वह नागेंद्र को थोड़ा सा पहचान पाया। परमल ने दूसरा दरवाजा मन मारते हुए बंद कर दिया। अश्वत्थामा ओम की ओर भागा, यह देखने के लिए कि वह ठीक तो है, और परशुराम कक्ष के बंद दरवाजे की ओर भागी। गुरुजी, इसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, अश्वत्थामा चिल्लाए। परशुराम दरवाजे पर विस्फोटक लगाने में व्यस्त थे और बोले, उसकी कमीज फाड़कर घाव पर कसकर बांध दो। वह मर नहीं सकता, पर वह बेहोश भी नहीं होना चाहिए। उसे इस दरवाजे से दूर ले जाओ और हर समय उसके साथ रहो। मैं उनके पीछे जा रहा हूं। जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी। अश्वत्थामा ओम को वापस रसोई में ले गए और प्राथमिक चिकित्सा के बक्से की खोज करने लगे। ओम एक मेज पर लेटा रहा। ओम ने पहले परशुराम को और फिर दरवाजे की ओर देखा। तभी उसने खुद को कुछ बोल पाने की स्थिति में पाया। उसके पास इतने सवाल थे, परंतु वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहा था। मैं युगों से आपकी खोज कर रहा हूं। मैं जानता था आप हो। वह किसी तरह से बोल पाया। तुम हमेशा से ही हमारी निगाह में थी। हमने कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम हमें कभी ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे। अश्वत्थामा ने खुलासा किया। आप यहाँ कैसे पहुंचे? हम तुम्हारे बैंक के लाकर से कुछ आदमियों का पीछा करते हुए यहाँ राजद्वीप तक आए। ओम यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसे तब इस सच्चाई का एहसास हुआ कि वह जब इस स्थान पर नजरबंद था, लोग श्रीलंका की गुफाओं तक पहुंच गए। परेशान होकर उसने पूछा, पुस्तकें कहाँ हैं? अश्वत्थामा के चेहरे पर निराशा छा गई। वह उनके पास है, उनके कब्जे में। गुरुजी उनके पीछे गए हैं। अश्वत्थामा ने हताश होकर कहा। आप मेरे लिए क्यों आए हैं? आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? ओम ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास अंतिम चरण की चाबी है। ओम आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपने मस्तिष्क में बढ़ते दबाव एवं भारीपन से जूझते हुए उनकी ओर देखा। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क अंधकार में डूब गया और वह मेज पर उसके सामने गिर गया। एलएसडी एवं परमल कक्ष में घुसे और उन्होंने अपने बांस के साथ अपने आप को उस टाइल के नीचे छुपा लिया जिसमें सीढ़ियां निकलती थी। टाइल फिर से अपने सही स्थान पर आ गई। परशुराम ने लोहे का दरवाजा उड़ा दिया और वे नागेंद्र के कक्ष में घुसे। उन्हें बहुत सारे दरवाजे दिखे और तब वे उलझन में आ गए कि अपने दुश्मनों का पीछा करने के लिए कौन से दरवाजे को चुने। तब परशुराम ने चारों तरफ देखा। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक दरवाजा चुना और उसे खोला। एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। परशुराम ने उसके अंदर तेज भागना शुरू किया, परंतु दूसरा सिरा बंद पाने के बाद वे बेचैन हो उठे। उन्होंने दूसरे रास्ते से कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ रहा। उन्होंने सुविधा केंद्र के विभिन्न कोनों में जो विस्फोटक लगाए थे, वे अब किसी भी समय फट सकते थे, जिनसे ओम और अश्वत्थामा अनभिज्ञ थे। इसीलिए वह वापस रसोई की ओर भागे। वहां उन्होंने अश्वत्थामा को ओम के शरीर से गोली निकालते हुए पाया। एलएसडी, परमल और नागेंद्र वहां बिल्कुल नहीं रुके। रास्ता कुशलता पूर्वक बनाया हुआ पूरी तरह से गुप्त था। वह समुद्र के किनारे पर घूर रहा था। तीनों खुले आकाश के नीचे रेतीली भूमि पर थे। एक पनडुब्बी उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वे उस पर चढ़ गए और पुस्तकों सहित द्वीप को छोड़कर चले गए। परशुराम अश्वत्थामा के साथ जैसे ही इमारत से बाहर आए, वह ध्वस्त हो गई। सूरजपुर ढंग से बना सुविधा केंद्र कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गया। उनके शत्रुओं ने भी यह घटते हुए देखा। यद्यपि द्वीप के दूसरे छोर से पुस्तकें कहाँ हैं? अश्वत्थामा ने पूछा। वे उनके पास हैं, परशुराम ने जवाब दिया। और वे कहाँ हैं? पता नहीं, परंतु पुस्तकें उनके पास हैं। हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ओम की सुरक्षा करना है। इसके लिए यही समय है कि वह अपने छुपे हुए अस्तित्व को जाने। अब उसे सत्य जानना चाहिए
कि वह मृत्युंजय बनने से पहले कौन था, क्योंकि जब हम अगली बार उनका सामना करेंगे वही हमें बचाएगा। पर अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि वे कहाँ गए होंगे। अश्वत्थामा बेचैन होते जा रहे थे। वे हमारे पास आएंगे, हमें उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। वे क्यों हमारे पास आएंगे? उनके पास वह पहले ही है जो वे चाहते थे। वे जल्दी जान जाएंगे कि अमरता के ताले की अंतिम चाबी हमारे पास है। परशुराम ने ओम की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें ओम के शरीर से बहते धन्वंतर के रक्त की एक बूंद की आवश्यकता अमृत की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पड़ेगी। इसके लिए वे फिर से हमें खोजते हुए आएंगे। द्वीप के दूसरे किनारे पर मृत से भयभीत डॉक्टर बन्ना खून का सैंपल लिए छिपे हुए थे। गुरुजी, अब हम क्या करें? अश्वत्थामा ने पूछा। हमें केवल प्रतीक्षा करनी है, परशुराम ने आश्वासन दिया। परशुराम शिला के किनारे पर क्षितिज में डूबते सूर्य के सौंदर्य को निहारते दृढ़ता के साथ खड़े थे। अश्वत्थामा ने ओम से पूछा, तुम्हारे क्या विचार हैं? वह कौन था? नागेंद्र, ओम ने जवाब दिया। यह कैसे संभव है? नागेंद्र तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था, अश्वत्थामा ने पूछा। परशुराम ने सागर किनारे शिला पर खड़े हाथ बांधे डूबते सूर्य को देखते हुए उत्तर दिया, बहुत पहले गायब, मरा नहीं, केवल गायब। पनडुब्बी में नागेंद्र बेसब्री से पुस्तक पढ़ने लगा था। परमल पनडुब्बी को चलाकर द्वीप से दूर ले गया। एलएसडी की आंखें शून्य थी। बहुत दूर क्षितिज पर सूरज अपने पीछे अंधकार छोड़ते हुए नीले आकाश की चमक को लिए डूब रहा था। संध्या तक वे सागर के समीप शिला के ऊपर एक और लहर के टकराने की प्रक्रिया में खड़े रहे, क्योंकि इससे पहले वाली लहर उसे तोड़ने में नाकाम रही थी। जैसे ही पृथ्वी अपनी पानी की बोतल से जो उसके बस्ते में थी एक घूंट पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुका, श्रीमती बन्ना तेजी से बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता है? तुम कौन हो? तुम क्यों ओम शास्त्री को ढूंढ रहे हो? पृथ्वी ने अपनी प्यास बुझाई और श्रीमती बन्ना के नए प्रश्नों को सुना तथा शांति से उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बोतल को वापस बस्ते में रखने के बाद जवाब दिया, क्योंकि वे मेरे पिता हैं। अक्षत गुप्ता जी द्वारा लिखी हिडन हिंदू का यह पहला भाग था। आशा है यह भाग आपको पसंद आई होगी। इसका अगला भाग यानी भाग 2 देखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।